नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारेख दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडल पेपर नंबर 25। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आज 25वां मॉडल पेपर पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, 50 दमदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हमारा 25वां मॉडल पेपर होने वाला है। और दोस्तों, हम कहें कि हमारे मई तक के करंट अफेयर्स भी पूरे हो चुके हैं। डेली आप लोगों को इन 50 प्रश्नों में लगभग 8-10 के आसपास करंट अफेयर्स के प्रश्न मिल रहे हैं। दोस्तों, इसी तरीके के आप लोगों को करंट अफेयर्स की और राजस्थान जीके की, या फिर हम कहें कि शैक्षिक परिदृश्य, मनोविज्ञान, राजस्थानी भाषा साहित्य और सामान्य ज्ञान की, दोस्तों ये जो कॉमन जो पोर्शन है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा L1 चाहे L2, दोनों के लिए हमारी जो टीम है, गुरुदेव क्लासेस की जो टीम है, वो पूर्णतया आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, कठिन पोर्शन पे काम कर रही है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बस इन क्लासेस को अच्छा प्यार देना है, अच्छी सराहना करनी है और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो ये आप लोगों की ये वीडियो काम में आएगी और आप लोगों को समझ में आएगी। दोस्तों, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, आपको सफलता के उस पार पहुंचाने का जो काम है ये बिल्कुल हमारा है और ये चीज हम पूरी अच्छे से मेहनत से कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आज की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण आप सभी को, जय श्री राम आप सभी को, है ना। तो ये आज की क्लास का आगाज करते हैं भाई, आज की क्लास का आगाज करते हैं। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं बस, है ना। चलो, आप लोगों को बस मेरे साथ देखते हुए चलना कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, ताकि एक भी जो प्रश्न है वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाए और रेट मुख्य भर्ती परीक्षा का जो हमारा जो सपना है, जो ये सपना है ये बिल्कुल पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। दोस्तों, बस आप लोगों को खुद पर विश्वास रखना होगा, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो सपने हैं हकीकत होते हैं। हाँ बिल्कुल, सपने सच होते हैं और बिल्कुल पूरे होंगे। चलो भाई, भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर इस क्लास का आगाज करते हैं। चलो भाई, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भाई इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1973, 74, 74, 75, 77, 78 या फिर 1999, 2000? फटाफट से जवाब दे दो भाई। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? फटाफट फटाफट आप लोगों को जवाब देते हुए चलना। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक, है ना, हम कहें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमारी निःशुल्क शिक्षा की जो मुहिम है, ये राजस्थान के दूर दराज बैठे हुए हमारे जो प्यारे जो साथी है, दूर दराज बैठे जो गाँव में हमारे जो प्यारे साथियों के पास निःशुल्क जो मटेरियल है, हम कहें कि गुणवत्तापूर्ण मटेरियल निःशुल्क रूप से उनको हम उपलब्ध करवा सके। बिल्कुल, बहुत सारे मेरे साथियों का बी जवाब आ रहा है, ध्यान रखना भी, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1973-74 में हुई थी। ये RSM SSB बोर्ड ने इसको अब तक जितनी भी बार पूछा है उसने 1974-75 माना है, लेकिन ऑथेंटिक मैं आप लोगों को प्रमाणों के साथ में कह सकता हूं दोस्तों, इसका जो सही जवाब क्या होगा? 1973-74 होगा, क्योंकि बोर्ड का जो दिमाग सटका गया है, बोर्ड तो जाने क्या खा पी के, है ना, हम कहें कि चाहे एग्जाम का अगर कैलेंडर भी बनाना तो जाने क्या खा पी के बनाता है, चाहे हम कहें कि पेपर हो, चाहे उत्तर कुंजी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, जाने काम उनका दिमाग रहता है। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना दोस्तों, अब के अगर ये प्रश्न आता है तो उसको डिलीट कराने की गारंटी हमारी दोस्तों। ये प्रश्न अब अगर आ गया और 74-75 मान लिया तो हाई कोर्ट में या तो कर्मचारी चयन बोर्ड होगा या फिर गुरुदेव क्लासेस की टीम होगी भी। ध्यान रखना, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973-74 में हुई थी। बिल्कुल प्रामाणिक आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्तों। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी कि, है ना, जब ये योजना, है ना, जब ये योजना शुरू हुई थी तो, है ना, पूरी केंद्र सरकार की योजना थी। उसके बाद दोस्तों एक चीज ध्यान रखना आप, 1 अप्रैल कब भाई? 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का जो स्ट्रक्चर वो क्या कर दिया भाई? ध्यान रखना, केंद्र और राज्य के बीच में कितना कर दिया भाई? 75:25। ये आप लोगों को ये भी ध्यान रखना, 75:25 कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसी तरीके की जानकारी आप लोगों को पूछी जाएगी। और कोई पूछे कि राजस्थान के कितने जिलों में चल रहा है भाई? 11 जिलों में, राजस्थान के 11 जिलों के 32 ब्लॉक में, 11 जिलों के 32 ब्लॉक के अंदर जो ये योजना चल रही है, कौन सी भाई? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो इसकी शुरुआत 73-74 में हुई थी। 1 अप्रैल 1999 में इसका स्ट्रक्चर 75:25 कर दिया गया है और हम कहें कि राजस्थान के 11 जिलों के 32 ब्लॉक में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोगों को बस साथ साथ में देखते चलना कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। और वीडियो, हम कहें कि क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरे इतने प्रश्न सही हुए, इतने प्रश्न गलत हुए। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आगामी दिनों में मैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रश्न करने की कोशिश करूं। देखो भाई, अगला, सागर सागरी जलाशय निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है भाई? पाला किला अलवर, तीमनगढ़ दुर्ग करौली, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। फटाफट से बताओ भाई, सागर सागरी जलाशय कहां है भाई?
है ना। जल्दी जल्दी से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना। कई साथियों का बिल्कुल है ना शानदार जवाब आ रहा है, कई साथी है ना बिल्कुल एकदम सही जवाब भी दे रहे हैं। तो कई जो साथी है वो बाला किला की तरफ भी जा रहे हैं। दोस्तों जो भी मेरे साथी बाला किला की तरफ जा रहे हो, आप लोगों का एक डाउट कर है ना क्लियर कर दूं कि बाला किला में एक तो हमारे सलीम सागर, हाँ भाई सलीम सागर और सूरज, है ना सलीम सागर और सूरज जो कोई है ना कोई पूछेगी सलीम सागर और सूरज सागर जो कुंड है ये कहाँ है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना बाला किला के अंदर है। और कोई पूछे सागर सागरी जलाशय कहाँ है, तो ये मांडलगढ़ किले में है ना कौन सा भाई, मांडलगढ़ का किला कहाँ भाई, भीलवाड़ा के अंदर है, जहां महाराणा सांगा की छतरी, कहाँ भाई महाराणा सांगा, ध्यान रखना भाई महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है भाई, महाराणा सांगा की छतरी हमारी इसे मांडलगढ़ के किले में इंपॉर्टेंट है भाई, भीलवाड़ा जिले के अंदर है मांडलगढ़ का दुर्ग, ठीक है। हाँ भीलवाड़ा में आपको दो जगह देखने को मिलेगी, एक तो मांडल और एक मांडलगढ़। कोई पूछे कि जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी मांडल के अंदर है, और यहाँ का मांडल का नाहर नृत्य भी फेमस है, शाहजहां के समय शुरुआत हुई थी, और महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ के अंदर है, दोनों ही जगह भीलवाड़ा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना भाई, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल लेते हैं भाई। अगला सवाल क्या करें, लेवा तालाब, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना स्थित है भाई कोटा, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो अभी तक टेलीग्राम है ना गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो, मेरे साथियों जुड़ जाना, ताकि सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भाई, गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है भाई। फटाफट से बताओ भाई, हाँ बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है भाई, एक का शानदार जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा शानदार भाई। 12 जिले के अंदर कौन सा भाई, लेवा तालाब। कोई पूछे भाई कहाँ है, 12 जिले के अंदर है। पिछली परीक्षा में पूछा गया है, लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, ज्योग्राफी या होम साइंस कुछ ऐसा था, उसमें पूछा गया था लेवा तालाब, इंपॉर्टेंट है भाई 12 जिले के अंदर, याद रहेगा भाई। चलो लेवा तालाब कहाँ है भाई, 12 के अंदर है, ये वर्षा जल संग्रहण की संरचना है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है भाई, माउंट आबू, ताल छापर, केला देवी, सीता माता। भाई हम अगर कोई हमसे पूछे कि उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य फेमस है भाई, उड़न गिलहरी के लिए आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बिल्कुल हाँ फटाफट से जवाब दो भाई। देखो हम जानते हैं माउंट आबू ये जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, माउंट आबू किसके लिए फेमस है भाई, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई हमसे पूछे कि ताल छापर ये हमारे कृष्ण मृग या हम कहें कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है भाई, कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए। सीता माता कोई पूछे तो किसके लिए फेमस है भाई, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य हम कहें कि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के अंदर विस्तृत है। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, यहाँ पे लवकुश कुंड है, कौन सा कुंड है भाई, लवकुश जो कुंड है वो कहाँ, वो भी इस सीता माता अभ्यारण्य के अंदर मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि हम कहें कि ऐसा माना जाता है कि सीता माता जो है वो भूमिगत कहाँ हुई थी, इसी सीता माता अभ्यारण्य के अंदर हुई थी। तो इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों राजस्थान जो है ये है ना, हम कहें कि प्राचीन समय से राजस्थान जो है वो बहुत ही ज्यादा विशेष, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या क्या कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है भाई, आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण या फिर दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड मेरे दोस्तों आप लोग है ना बहुत बार परीक्षा में एक तो हरित क्रांति पूछी जाती है, एक श्वेत क्रांति पूछी जाती है, ठीक है। हरित क्रांति तो हम जानते हैं MS स्वामीनाथन ने करी थी, और दोस्तों दुग्ध उत्पादन ध्यान रखना भाई, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हाँ भाई श्वेत क्रांति या हम कहें कि दुग्ध उत्पादन इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। श्वेत क्रांति का जो शुभारंभ है वो 1970 में हुआ था, और हम कहें कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन, क्या नाम याद रखना आपको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम कहें कि श्वेत क्रांति का जनक या फिर हम कहें डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और ना ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन से। और हरित क्रांति का जनक कौन है भाई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, याद रहेगा भाई। चलो अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, रोज भाकर है ना, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है भाई, जालोर, कोटा, अलवर, जयपुर। हाँ भाई रोज भाकर, हम अगर सिंपल सा कहें रोज भाकर, इसरोना है ना, इसराना भाकर, चलो 2-3 में नाम लिख देता हूँ, एक तो रोज भाकर हो गया, एक हमारे इसराना भाकर हो गया, इसराना भाकर, एक हो गया हमारे जालोर है ना, जालोर है ना, जारोला पहाड़, ये जो ये तो है ना, ये 2-3 ही जो है, ये जो 2-3 ही जो पर्वत चोटियां, ये कहाँ है भाई, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है, कहाँ भाई, हमारे जालोर जिले के अंदर। कहाँ भाई, जालोर जिले के अंदर। कोई हमसे अगर इसकी ऊंचाई भी पूछ ले, हाँ भाई रोज भाकर की ऊंचाई पूछ ले तो हम कितने बताएंगे भाई, 730 मीटर। हाँ भाई कोई हमसे अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो हम कितने बताएंगे भाई, हाँ भाई फटाफट बताओ भाई कितने बताएंगे ऊंचाई। ऊंचाई आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं कि नहीं सर हम तो बस आपके साथ चल जाएंगे, आपको भी ध्यान रखनी है भाई। रोज भाकर की ऊंचाई कितनी है, 730 मीटर, ठीक है। कोई हमसे पूछे कि इसराना भाकर की ऊंचाई कितनी है भाई, ये भी चलो लिख लो, 839 मीटर, है ना। आरपीसी ने पूछे हुए हैं, आरपीसी ने इनकी ऊंचाई भी पूछी हुई है, अगर किसी के नोट्स में ऐड नहीं हो तो कर लेना। रोज भाकर 730 मीटर है, इसराना भाकर 839 मीटर है। और हमसे कोई जारोला पहाड़ पूछे तो क्या बताएंगे भाई, 588 मीटर, कितना भाई, 588 मीटर,
ये भी आप लोगों को याद रहेगा। कोई पूछे कि हम कहें कि ये जो जसवंतपुरा जो पहाड़ियां हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई? डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? डोरा पर्वत है। और डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी मिलती है भाई? 869 मीटर। तो कि अगर कोई पूछे कि जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भाई डोरा पर्वत है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी। ये चारों ही चीजें जो आरपीसी ने पूछी हुई, हाँ आरपीसी ने किसी एक एग्जाम में पूछी हुई है, ध्यान रखना। रोज भाकर, इसराना भाकर, जालोरा पहाड़ और है ना डोरा पर्वत, ये सब कहाँ है? जालोर के अंदर। याद रहेगा भाई। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है भाई? माही बजाज सागर, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर। इजी लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में बहुत बार देखने को मिलता है और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना तो हाँ भाई राजस्थान और गुजरात। हाँ भाई चलो, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी भाई? माही बजाज सागर। इसमें राजस्थान का हिस्सा मिलेगा आपको कितना भाई? 45। राजस्थान का हिस्सा कितना मिलेगा भाई? 45। और गुजरात का हिस्सा मिलेगा 55। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 45 और 55। चंबल नदी जो है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना कि हमारे राजस्थान और एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों का हिस्सा कितना भी? 50-50। कितना हिस्सा भी? 50-50। और हमसे पूछ रहा है कि भाई राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी परियोजना। इसमें वो जो एग्जामिनर एक और लिखना भूल गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी? नर्मदा नदी परियोजना, जिसपे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, वहां से एक नर्मदा नहर निकली गई है, जिससे राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं। कोई पूछे कि नर्मदा नहर की लंबाई कितनी राजस्थान के अंदर? 74 किलोमीटर। याद रहेगा भाई। हम कहें कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, इसे हम कहें कि हाँ है ना, आईजीएनपी के बारे में तो सब जानते ही है। पूर्वी राजस्थान की हम कहें कि मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध है, या हम कहें कि है ना लगभग हम कहें कि बिल्कुल है ना इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना आईजीएनपी का केयर विशेष रूप से, इसको हम कभी पर्सनली इसको है ना जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी, चलो थोड़ा बहुत ध्यान रखना भाई। इसकी टोटल लंबाई कोई पूछे, फीडर की 204 है और है ना मुख्य नहर की 445। टोटल लंबाई ध्यान रखना भाई 649 किलोमीटर। याद रहेगा भाई। चलो अगला देखो, अगला सवाल हमसे क्या करे, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम या जल भराव की समस्या पाई जाती है भाई? पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़। हम जानते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है ना का जो उद्गम जो जहां राजस्थान में होता है, वहां क्या होता है कि पानी के भराव की समस्या उत्पन्न होती है। अब अगर पानी कहीं पे अगर भरा रहता है, पानी अगर कहीं पे भरा रहता है तो पानी क्या जमीन में रिसना बंद हो जाता है, ठीक है। और जमीन में जो रिसना बंद हो जाता है वही समस्या क्या कहलाती है भाई? सेम की समस्या या जल भराव की समस्या। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और ये समस्या राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर है, गंगानगर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। तो कि अगर कोई उत्तरी राजस्थान कहाँ भाई, कोई पूछे कि ये समस्या आपको ज्यादा कहाँ मिलेगी भाई? उत्तरी राजस्थान के अंदर आपको सेम या जल भराव की समस्या मिलेगी। और इसका कारण क्या है भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है भाई। चलो कोई चीज आती है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगला देखो भाई, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है भाई? नागौरी, थारपारकर, रेंडा या फिर राठी। मतलब गुजरात की प्रसिद्ध नस्ल है गिर, इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? ये परसों के दिन जब मैं आपको करा रहा था कि अगर कोई आप कभी दूध का बिजनेस करो है ना, मान लो कभी कोई ऐसा हो कि यार मैं तो दूध का धंधा करना चाहता हूँ। एक्चुअली हम क्या मिश्रित कृषि करते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही करते हैं। क्योंकि तो पशुपालन एक मानव जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। जब अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो एक है ना ये है ना, पशुपालन कोई शौक से तो करता नहीं कि कुछ ना कुछ फायदा हो जनरली। और फायदा किसका होता है? अभी दूध का फायदा होता है। तो कि हम गाय की 2 नस्लें चुनेंगे, एक तो चुनेंगे गिर, कौन सी भाई? गिर, और एक चुनेंगे हम राठी। हाँ भाई दोनों ही नस्लें याद रखना। और उस दिन मैंने आपको परसों ये जो हमारे लास्ट वाला जो मॉडल पेपर था चॉइस वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस गिर नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है भाई? रेंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, रेंडा ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है भाई? मध्यवर्ती, यानी हम कहें कि एक अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में आपको ये जो नस्ल है रेंडा नस्ल ये ज्यादा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं भाई? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू, कोटा। ये तो बहुत इजी लेवल का सवाल है भाई। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? हम जानते हैं दोस्तों कांटों का सिरोही से क्या मतलब है, कहा ना सिरोही के अंदर तो उपोष्णीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हाँ भाई ऐसे वन जो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में पाए जाते हैं, कौन से? सदाबहार वन है। बांसवाड़ा में आपको सागवान के वन मिलेंगे, कौन से भाई? सागवान के। कोटा में आपको खेर के वृक्ष मिलेंगे, सालार के वृक्ष मिलेंगे। चूरू में कौन से वन पाए जाते हैं भाई? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्शन काटना सीखो भाई, ऑप्शन काटना सीखो। मैं कर रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को अगर प्रश्न नहीं भी आते हैं तो भी आप लोग ऑप्शन काट काट के भी आप सही प्रश्न की तरफ जा सकते हो। और हम कहें कि एग्जाम में 2-5 क्वेश्चन आप लोगों के ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है भाई। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बावड़ी राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध अधर देवी या अर्बुदा देवी
मंदिर की तलहटी में स्थित है। अच्छे लेवल का सवाल है, बेहतरीन लेवल का सवाल है। आप लोगों से परीक्षाओं में सीधा सीधा सा पूछा जाएगा कि भाई राजस्थान की कौन सी, है ना, राजस्थान की कौन सी बावड़ी। चलो भाई फटाफट बता दो इसका। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है। हाँ भाई, शानदार जवाब आ रहा है कि राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध। ये भी आप लोगों को एक प्रश्न में कम से कम एक जानकारी, ज्यादा जानकारी मिली। हम कहें कि थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता है, राजस्थान की वैष्णो देवी अगर कोई कहे तो क्या बताएंगे भाई, या तो हम कहेंगे अधर देवी, या हम कहेंगे अर्बुदा देवी। ठीक है। और इनकी तलहटी में कौन सी बावड़ी भाई, दूध बावड़ी। ध्यान रखना भाई, दूध है ना, हम कहेंगे दूध तलाई झील हमारे, दूध तलाई झील उदयपुर के अंदर है, और दूध बावड़ी सिरोही के अंदर। दूध बावड़ी कहाँ भाई, सिरोही के अंदर है। याद रखना भाई, सिरोही के अंदर है। ठीक है भाई। कोई हमसे पूछे कि ये है ना फर्स्ट की ये है ना, कोई हमसे पूछे उदय बावड़ी कहाँ है भाई, ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर है। कौन सी बावड़ी भाई, डूंगरपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगना भाई, उदय बावड़ी भी है और नौलखा बावड़ी भी कहाँ भाई, डूंगरपुर के अंदर है। कोई पूछे खातन बावड़ी कहाँ भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको मिलेगी खातन बावड़ी। कोई पूछे कि सुल्तान बावड़ी कहाँ भाई, ये भी उदयपुर के अंदर है ना, सुल्तान बावड़ी उदयपुर के अंदर है। और मोदी जी ने एक बार मन की बात में इसकी चर्चा करी थी। हाँ भाई, मोदी जी ने मन की बात में सुल्तान बावड़ी की चर्चा करी थी, इंपॉर्टेंट है। सभी साथियों का शानदार जवाब आया है। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना भाई, थार की वैष्णो देवी, अधर देवी, अर्बुदा देवी, और इस मंदिर की तलहटी में आपको दूध बावड़ी मिलेगी। दूध बावड़ी सिरोही जिले के अंदर है, लेकिन दूध सागर झील जो है ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला सवाल क्या करा हमसे, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है भाई। माही, चंबल, लूनी, गग्गर। हम जानते हैं दोस्तों उत्खात भूमि स्थलाकृति क्या होती है, इसे बेडलैंड टोपोग्राफी भी क्या ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बेडलैंड टोपोग्राफी। इंपॉर्टेंट है भाई, जहां ना पूछा जा सकता है। या जिसे हम कहते हैं रेवाइन एरिया, क्या कहते हैं भाई, रेवाइन एरिया भी कहते हैं। यानी हम कहें कि ये जहां जहां से हमारी, बिल्कुल है ना, शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना, बिल्कुल शानदार है भाई। चंबल बेसिन, कौन सा बेसिन भाई, चंबल बेसिन, है ना, जिसे हम कहते हैं कि चंबल नदी जो है ये कंदराओं से बहती है, हम कहें कि पहाड़ों को चीरते हुए बहती, और है ना बड़ी बड़ी गहरी खाइयों का जो निर्माण होता है, इसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। ये आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगी भाई, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर ज्यादा पाई जाती है ना, तो ये चंबल बेसिन। हम कहेंगे माही बेसिन, माही बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। छप्पन का मैदान, माही बेसिन। हम कहेंगे ये कहां से कहां तक के बीच में, तो कि ध्यान रखना प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में। लूनी बेसिन को क्या कहा जाता है भाई, गोडवाण बेसिन। कौन सा भाई, गोडवाण बेसिन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सा बेसिन भाई, गोडवाण। उसके बाद हमसे कोई पूछे गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन को राजस्थान में नाली कहा जाता है। हाँ भाई, गग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली और पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। और ये इसका गग्गर बेसिन कहाँ है भाई, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है। इजी है भाई, इंपॉर्टेंट है। भेड़ की एक नस्ल भी है नाली, भेड़ की एक नस्ल भी है नाली, और वो भी यहीं पाई जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, याद रहेगा, उत्खात भूमि में स्थला करती है। कोई पूछे कि जल अपर्दन या अवनलिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है भाई, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, चंबल नदी। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें हमसे, निम्नलिखित निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए भाई। मुछाला महादेव का मंदिर, मुछाला महावीर मंदिर गाणेराव, रक्तदंतिका माता मंदिर संतूर, घुस्मेश्वर महादेव सिवाड़, नीलकंठ महादेव मंदिर तारानगर। हाँ भाई, चलो अब आप लोगों को एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, एक तरफ आपको स्थान दिया गया है, और पूछ रहा है कि भाई कौन सा असुमेलित है, यानी मतलब ये जो जोड़ा है मंदिर और स्थान का जो सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है ना, शानदार जवाब आ रहा है। आप लोगों का ध्यान रखना भाई, मुछाला महादेव का मंदिर गाणेराव, और गाणेराव कहाँ पड़ता है भाई, पाली के अंदर है। रक्तदंतिका माता का मंदिर संतूर में, संतूर का है ना, संतूर की पहाड़िया कहाँ भाई, बूंदी के अंदर है। घुस्मेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़, सिवाड़ कहाँ भाई, सवाई माधोपुर में। एक चीज ध्यान रखना भाई, इसे राजस्थान का है ना, हम कहें कि इसे भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है ना, घुस्मेश्वर महादेव 12वां ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग भाई, 12वां ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर महादेव। ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर के अंदर। कोई पूछे कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, करौली के अंदर। याद रहेगा भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो ऐसी चीजें। और कोई पूछे नीलकंठ महादेव का मंदिर, दोस्तों तारानगर में नहीं, तारानगर तो चूरू के अंदर है, तारानगर में नहीं, कहाँ भाई, पारानगर। कहाँ भाई, पारानगर, हम कहें कि सरिस्का अलवर। हाँ भाई, पारानगर, या फिर हम कहें कि सरिस्का अलवर के अंदर कौन सा मंदिर है भाई, नीलकंठ महादेव का मंदिर, सरिस्का अलवर। ये भी आप लोगों को पता रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। तारानगर नहीं मेरे दोस्तों, पारानगर, सरिस्का अलवर के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। शानदार जवाब आ रहा है। इसी तरह से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना। अगला देखो भाई, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया। गोविंद गुरु, हाँ भाई, भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा, या फिर भगत पंथ। देख लो दोस्तों, दोनों ही
हम कहें कि संप, ये तो आप लोगों के वैसे ही कट गए, ठीक है। संप सभा और भगत पंथ, ये दोनों ही जो पंथ है इनकी स्थापना किसने करी थी भाई? गोविंद गुरु ने करी थी। लेकिन यहाँ करा कि भीलों को संगठित करने के लिए, भीलों को समझाने के लिए कि वे दादा नशा पते मत करो, तुम लोग अपने समाज पे ध्यान दो, अपने परिवार बच्चों पे ध्यान दो, है ना। इधर ये नशे है ना, हम कहें कि नशे पते में रहोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और हमको लोग बाग और कुचल कुचल के चल जाएंगे, ठीक है। तो ये गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित करने का प्रयास किया, उनमें जनजागृति लाने का काम किया। इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना, संप सभा और भगत पंथ दोनों की स्थापना गोविंद गिरी ने करी थी। हम कहें कि सबसे पहले तो इन्होंने 1883 में हम कहें कि सिरोही के अंदर, कहाँ भाई? सिरोही के अंदर संप सभा की स्थापना करी थी, इंपॉर्टेंट है। और इसी संप सभा ने भीलों को संगठित करने का काम किया था, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा भाई? संप सभा होगा, ना कि भगत पंथ होगा। हम जानते हैं दोस्तों संप सभा के वार्षिक अधिवेशन पर कब हुआ है ना, कब हो रहा था भाई? ये 17 नवंबर 1913 संप सभा के वार्षिक अधिवेशन जो कि मानगढ़ धाम, हम कहेंगे मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा की वहां हो रहा था। पहाड़ी को चारों तरफ तक, है ना, चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया था। और हम कहें कि यहाँ पे जो जितने भी भील, है ना, एकत्रित हो रखे थे उन पर, है ना, गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जब गोलियां बरसाई गई तो वहां पे 1000 से भी ज्यादा भीलों की मृत्यु हुई है, जिसे हम राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं। याद रहेगा भाई। ये हमारे जो भगत पंथ है, भगत पंथ की स्थापना 1911 में बेड़सा से की गई। हाँ भाई, बेड़सा से की गई, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। भगत पंथ और संप सभा दोनों की स्थापना गोविंद गिरी ने करी है, लेकिन भीलों को संगठित करने के लिए संप सभा इसका सही जवाब होगा। परीक्षा में पूछा गया है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है भाई जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से, उदयपुर राज्य से। हाँ भाई, फटाफट से आप लोग जवाब दोगे। है ना, रत्ना देवी शास्त्री भी हम कह सकते हैं, हीरालाल शास्त्री जो कि हमारे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उन्हीं की धर्म पत्नी थी कौन? रत्ना देवी शास्त्री। हम कहेंगे जीवन कुटीर जो कि बाद में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है, टोंक के अंदर बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो विद्यापीठ है काफी लंबे समय से, काफी पुराने समय से काम कर रहा है, तो इसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। हम कहेंगे जयपुर राज्य से रतन, हम कहेंगे हीरालाल शास्त्री का संबंध अगर जयपुर से, तो उनकी पत्नी क्या जोधपुर, अलवर, उदयपुर के लिए थोड़ी काम करेगी? उनकी पत्नी का संबंध भी कहां से था? जयपुर के लिए। एक चीज ध्यान रखना भाई, इनको 1955 में तो क्या मिला भाई? पद्मश्री। कौन सा श्री भाई? ध्यान रखना, 1955 में पद्मश्री मिला और 1975 में इनको पद्म भूषण, ध्यान रखना, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, याद है ना, याद रहेगा ना, याद रहेगा नहीं रहेगा ये बताओ आप लोग फटाफट। आप लोगों को बस गलत चीजें नहीं करनी है ना, गलत चीजें नहीं करनी है, फटाफट फटाफट से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के। हाँ भाई, बिल्कुल आप लोगों को सही सही जवाब देते हुए चलना है, ताकि हमारे जो प्रश्न है कम से कम प्रश्न हमारे गलत हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो प्रश्न है वो सही हो, ताकि एग्जाम में भी हम लोग गलती नहीं करें। याद रहेगा? चलो भाई आगे चले, चलो अगला देखो। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है? इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया। ध्यान रखना भाई, कौन सी परियोजना है जिसके तहत एनएच, हम कहेंगे नेशनल हाईवे जो 8 है, उसको जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में। 6 लेन आप लोग जानते होंगे, 6 लेन ऐसे होती है, ये ऐसे होती है 6 लेन, है ना, ऐसे होती है 6 लेन, यानी 3 तरफ से गाड़ियां आ जा सकती है, मतलब है ना, जा सकती है, 3 तरफ से आ सकती है। और ये बीच में क्या हो गया भाई? डिवाइडर। क्या हो गया भाई? ये डिवाइडर हो गया, या है ना, ध्यान ध्यान रहेगा, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, इसे बोलते हैं 6 लेन, ठीक है। तो ये जयपुर से अजमेर के बीच में 6 लेन है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कौन सी योजना भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत विकसित की गई है। हम जानते हैं कि स्वर्णिम, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये हमारे कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, है ना, फिर उदयपुर, डूंगरपुर, ये तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये NH8 को हम कहेंगे 6 लेन में जयपुर से अजमेर तक किस योजना के तहत भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत उन्नत किया गया। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है भाई? अभी पिछले चॉइस वाले मॉडल पेपर हमने पढ़ा था कि घटियाला जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर है और ब्राह्मी लिपि के अंदर है, ये भी याद रहेगा भाई। और ये किसकी, हम कहेंगे किस प्रतिहार शासक से संबंधित है भाई? ककुका। कौन था भाई? ककुका। इसकी विजयों का दावा करता है घटियाला। और ये घटियाला शिलालेख आपको कहां से मिला भाई? जोधपुर से मिला है। कहां से मिला भाई? जोधपुर से मिला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो भाई, हाँ
आज बहुत शानदार शानदार जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, है ना, बहुत शानदार शानदार जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारे सही हो यार, है ना। और ये मॉडल पेपर मैं कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। एक एक मॉडल पेपर बहुत ही शानदार मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। आप लोगों का बस फर्ज बनता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी आप लोगों के प्यारे भाई बहन मित्र दोस्त यार वार जो भी है, सबको अपने ये जो क्लास है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरुदीप क्लासेस की पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करी मेरे दोस्तों। बस इस मेहनत को समझो और मैं कह रहा हूं दोस्तों इस प्रयास को परिणाम में बदलो, ताकि ये जो मेहनत है ये बिल्कुल कारगर साबित हो। चलो भाई अगला देखो, सिंचाई परियोजना तथा लाभान्वित जिला कौन सा एक युग्म जो सुमेलित नहीं है भाई। एक तरफ हमको सिंचाई परियोजना दी गई है और उसे लाभान्वित जिला, देखो भाई जवाई, पाली, सिद्धमुख, चूरू, बिलास, बारा, बागली, बीकानेर, कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। प्रश्न आते ही जवाब आना, ये तो आप लोगों की कला है भाई, बिल्कुल शानदार। बागली बारा में नहीं मेरे दो, ये बागली बीकानेर में नहीं है। बागली बांध हम जानते हैं सुकड़ी नदी के ऊपर, कौन सी नदी भाई, सुकड़ी नदी के ऊपर बागली बांध बनाया गया है और जालौर के अंदर है। ध्यान रखना भाई, सुकड़ी नदी के ऊपर बागली बांध बनाया गया, ये कहाँ है, जालौर के अंदर है, इंपोर्टेंट है। और सुकड़ी नदी लूणी की सहायक नदी, हाँ भाई किसकी नदी सहायक है, लूणी की सहायक है, याद रहेगा। लूणी पे तो पिचियाग बांध है, हाँ लूणी नदी पे तो पिचियाग बांध है। एक लूणी की सहायक हमारे जवई नदी जिसपे जवई बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। कोई पूछे कि ये जो सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना से एक तो चूरू और एक हनुमानगढ़, एक तो चूरू और एक हनुमानगढ़ दोनों ही लाभान्वित होते हैं, ठीक है भाई। चलो बेतली, बिलास, हथियादे, अंधेरी ये सब 12 के अंदर है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या करा है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है भाई, काली सिंध, पार्वती, कालीसिल, ब्राह्मणी। भाई केला देवी हम जानते हैं कि करौली के अंदर केला देवी का जो मंदिर है वो कौन से है ना, कौन से पर्वत पर भाई, त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर भाई, त्रिकुट पर्वत। कोई हमसे पूछे कि ना त्रिकुट पर्वत कहाँ है, ये तो करौली के अंदर है। कहाँ भाई, करौली के अंदर है। कोई हमसे पूछे कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षा में कंफ्यूज कर देता है। त्रिकुट पहाड़ी कोई पूछे तो जैसलमेर, ये जो हमारे जैसलमेर का जो किला है, कौन सा किला भाई, जैसलमेर का किला जो है ये त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। त्रिकुट का मतलब होता है तीन पहाड़ियां एक जगह आके मिलती है, उस पर किला बना दिया। कौन सा भाई, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर, जिसे जैसान का किला कहते हैं, राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, बिल्कुल गुलाबी फोर्ट, ठीक है याद रखना। ये हमारे सुजय सार संग्रह के नोट्स है भाई, कौन से, सुजय सार संग्रह के जनवरी से दिसंबर तक के बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपको नोट्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। और मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज से हम कहें कि है ना प्रश्नों का अभ्यास कर लिया, और हम यहाँ पे हर संडे को आप लोगों के लिए 50 दमदार महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न भी लेके आ रहे हैं, और हर मॉडल पेपर में आपको 10-10 लगभग करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आपने इतना अभ्यास हमारे साथ कर लिया, मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों के एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी गुरुदेव क्लासेस की पूरी टीम लेती है। और आप लोगों को सफलता के उस पार पहुंचाने का, है ना, बिल्कुल हमारा एक ही ध्येय है मेरे दोस्तों कि कट ऑफ के उस पार, है ना। अब की बार कट ऑफ के उस पार, और जो कट ऑफ के उस पार जाएगा वो बिल्कुल वो ये जो नोट्स है, ये जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, ये बिल्कुल आपको कट ऑफ के उस पार 100% लेके जाएगी। ध्यान रखना भाई, केला देवी का मंदिर कालीसिल नदी के किनारे पर, कालीसिल नदी के किनारे पर त्रिकुट पर्वत पर भी ध्यान रखना, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला सवाल क्या करा भाई, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से विख्यात है भाई, बिजुलई महल, उमेद भवन पैलेस, शिव निवास पैलेस, या फिर जल महल पैलेस। फटाफट से जवाब दो भाई, छीतर पैलेस के नाम से, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना। हम कहें कि ये जो छीतर पैलेस है इसका निर्माण तो उम्मेद सिंह ने कराया था, जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। हम कहें कि 18 नवंबर 1929, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, 18 नवंबर 1929 को इसकी नींव रखी गई थी, इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ये वर्तमान में राजस्थान के सबसे बड़े राजप्रसादों में से एक है ना, बिल्कुल माना जाता है, ठीक है। और चित्र पैलेस मेरे दोस्तों चित्र पहाड़ी पे होने के कारण इसे चित्र पैलेस कहा जाता है। बाकी इसका सही नाम क्या भाई, उम्मेद भवन पैलेस, जिसने बनाया उसी के नाम पे, उम्मेद सिंह ने बनाया तो उम्मेद भवन पैलेस के नाम से, लेकिन चित्र पहाड़ी पे होने के कारण चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, और राजस्थान के सबसे बड़े राजप्रसादों में से एक माना जाता है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर हमसे, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये तो आप लोगों को फटाफट से आ जाएगा, है ना। इस सवाल में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को फटाफट से ये सवाल आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आप लोगों की परीक्षा में क्या पता ये सवाल टपक जाए, है ना, कह नहीं सकते। ध्यान रखना भाई, जाइका, है ना, जाइका जिसे हम कहते हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, है ना, शॉर्ट नाम भी मिले तो इसी नाम पे क्लिक करना भाई, जाइका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना जो है ये प्रायोजित की जा रही है, ठीक है भाई। अभी 2-3 क्लास पहले हमने देखा था कि जाइका के उद्देश्य इसके
वानिकी जैव विविधता परियोजना की उद्देश्य क्या क्या है, और आज की इस क्लास में मतलब इसी तरीके से आप लोगों को सीढ़ी दर सीढ़ी आप लोगों को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। आप लोग सीधे, हम कहेंगे सीधे छत पे जो है पहुंचना नामुमकिन होता है, आपको छत पे सीढ़ियों के माध्यम से जाना पड़ेगा। और सफलता छोटी छोटी है ना, छोटे छोटे कदमों से सफलता जो मिलती है वो एकदम परमानेंट सफलता होती है। ठीक है भाई, चलो। निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है भाई? 4 दुर्ग दिए गए हैं और पूछ रहा है भाई कौन सा किला महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया था। एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों, श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई? वीर विनोद। और है ना, और इसी वीर विनोद ग्रंथ में कवि राजा श्यामल दास ने क्या कहा था भाई? मेवाड़ में 84 किले, कितने किले भाई? 84 किले, जिसमें से अकेले 32 किलो का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने कराया। किसने कराया भाई? श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में कहा है कि मेवाड़ के 84 किलो में से अकेले 32 किलो का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने कराया है। इसीलिए तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया। बिल्कुल हमको ध्यान है भाई, कुंभलगढ़ का किला बनवाया है, बसंती दुर्ग बनाया है, मचान दुर्ग बनाया है, लेकिन गागरोन का किला नहीं बनाया। ये गागरोन का किला ये झालावाड़ के अंदर है। कहाँ भाई? झालावाड़ के अंदर है। हम कहेंगे आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है, जिसे सामेला कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो कि बिना किसी नियम के सीधा चट्टान पे खड़ा हुआ है, और इसका जो निर्माण है वो बीजल देव परमार ने, ध्यान रखना भाई, बीजल देव परमार, जो कि डोड है ना, बीजल देव परमार ने कराया। डोड चौहान से है ना, डोड परमार से आ सकते हैं भाई, बीजल देव परमार ने इसका निर्माण कराया। याद रहेगा भाई। अचलदास, खींची, पीपाजी यहीं पर, यहीं के सबसे बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे। चलो भाई, अगला सवाल क्या करें हमसे? निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में किन्नू पैदावार की जाती है भाई? 1B, 2B, 3B, 4B? हाँ भाई, किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है भाई? किन्नू इंपॉर्टेंट है भाई। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ भाई, किन्नू कहाँ का शुभंकर है? किन्नू किस राज्य का शुभंकर है भाई? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, किन्नू कहाँ का शुभंकर है भाई? हाँ भाई, किन्नू कहाँ का शुभंकर है? नहीं है ना, किन्नू उत्पादन कहाँ होता है? शुभंकर तो है ना हमारे, शुभंकर कोई किन्नू नहीं है। फटाफट जवाब दो भाई। बिल्कुल है ना, शानदार जवाब आ रहा। कई साथी जो 1B ना थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप लोग, ध्यान रखना 2B, सॉरी हमारे 2B नहीं 1B। कौन सा बी भाई? 1B के अंदर, 1B के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? किन्नू होता है। ध्यान रखना भाई, किन्नू सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई? श्री गंगानगर के अंदर। श्री गंगानगर जिसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा हम कहें कि अन्न जो है, सबसे ज्यादा गेहूं जो है वो भी कहाँ होते हैं भाई? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होते हैं। कोई पूछे कि कपास की जो नरमा नस्ल है, कपास की जो नरमा नस्ल है वो भी कहाँ होती है भाई? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है। और आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, किन्नू की पैदावार 1B के अंदर होती है। ठीक है, 1B में कौन से आते हैं? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू वाला जो क्षेत्र है ये हनुमानगढ़ के अंदर आता है, ये हमारे 1B के अंदर आता है। अगला देखो, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के अवसर पर भैरव बाबा के मेले के दौरान टोडा भीम क्षेत्र के करीरी भाजीपुर गांव में कुश्ती मेले का आयोजन किया जाता है। यह किस जिले में है भाई? अभी वर्तमान में चर्चा में था ये, अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में था। लगभग 50 सालों से है ना, हम कहें कि है ना 50 नहीं, लगभग 100, 150, 200 सालों से इस कुश्ती मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। टोडा भीम क्षेत्र के करीरी भाजीपुर गांव में कोई यहाँ का निवासी हो तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये भैरव बाबा के मेले में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इस कुश्ती का आयोजन किया जाता है। कुश्ती का दंगल है ना, ये लोग बहुत फेमस है। किस जिले में भी? करौली, सीकर, झुंझुनू, धौलपुर? हाँ भाई फटाफट बताओ भाई। ये थोड़ा सा एक नया प्रश्न हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना, लेकिन अगर कोई अखबार पढ़ता है, अगर कोई डेली अगर अखबार पढ़ता है, करंट अफेयर्स की किसी को जानकारी है, उसके ये प्रश्न गलत नहीं होगा। इसीलिए तो कहता हूँ अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। ध्यान रखना, करौली जिले के अंदर, कहाँ भाई? करौली जिले के अंदर है टोडा भीम करीरी, है ना, टोडा भीम क्षेत्र का करीरी भाजीपुर गांव, जहाँ भैरव बाबा के मेला कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और इस मेले के अवसर पर कुश्ती का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन भाई? कुश्ती का आयोजन किया जाता है। अगला देखो, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? 2, 3, 4, 5? ये तो सर क्या लॉलीपॉप खिला रहे हो यार। लॉलीपॉप भी 1 रुपए वाली है ना, कम से कम थोड़ी महंगी खिलाते, 5-10 रुपए वाली, क्या है ना। कोई मेरे साथी जो कि मरु राष्ट्रीय उद्यान को भी राष्ट्रीय उद्यान मानते, वो इसका आंसर 4 करेंगे। लेकिन दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान केवल नाम का ही राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केवल नाम से राष्ट्रीय है, बाकी वो राज्य दल है ना। कल एक 2 दिन पहले वाले मॉडल पेपर में हमने देखा था कि 16वीं विधानसभा में राजस्थान का राज्य है ना, 16वीं विधानसभा में राजस्थान का एकमात्र राज्य दल कौन सा है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, है ना। तो कि उसका भी नाम में खाली राष्ट्रीय है, बाकी वो राज्य पार्टी।
वैसे ही मरू राष्ट्रीय उद्यान में खाली नाम में राष्ट्र है, बाकी और वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कोई पूछे हमसे कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई, 3 है। 3 कौन कौन से भाई, एक तो लगाना भाई रणथंभौर, कौन सा भाई, एक तो लगाना रणथंभौर, एक लगाना हमारे केवला देव, और एक लगाना हमारे मुकुंदरा हिल्स। दोनों का हमको ध्यान रखना है। केवला देव, हम कहें कि रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। अगर कोई इनके बनने का क्रम पूछे तो 1980 में रणथंभौर बना था, 1981 में केवला देव बना था, और 2012 में क्या बना था भाई, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है भाई। अगर हमसे कोई क्षेत्रफल की पूछे तो ये रणथंभौर वाला सबसे पहला, सबसे बड़ा। हाँ भाई, ये केवला देव सबसे है ना दूसरे नंबर का सबसे छोटा। ठीक है। तो अगर इनको कोई पूछे कि इनके है ना क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम बताओ, तो कि रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। अगर कोई पूछे कि इनके बनने का है ना इनके बनने का क्रम बताओ, तो कि सबसे पहले हमारे रणथंभौर, फिर केवला देव और फिर मुकुंदरा हिल्स। याद रहेगा भाई। चलो अगला अगला सवाल देखो भाई। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे भाई, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। सागरमल गोपा, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 4 जुलाई 1946 को, सॉरी 4 अप्रैल है ना, ध्यान रखना कि सागरमल गोपा की एक तो किताब है आजादी के दीवाने। कौन सी किताब है भाई, आजादी के दीवाने। सागरमल गोपा की बहुत प्रसिद्ध किताब मानी जाती है। एक इनकी किताब हमारे जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना भाई। जैसलमेर में गुंडाराज किसकी किताब है भाई, ये भी हमारे सागरमल गोपा की। और एक किताब है रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। रघुनाथ सिंह इनका दोस्त था भाई, है ना, रघुनाथ सिंह इनका दोस्त था जिसने मायसोरी युवक मंडल की स्थापना करी थी। रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, ये जो रघुनाथ सिंह है ये इनका दोस्त था, और इसी रघुनाथ सिंह ने किसकी स्थापना करी थी भाई, माहेश्वरी नवयुवक मंडल। ये भी आप लोगों को जानकारी बता देता हूँ, परीक्षा में पूछी गई है। माहेश्वरी नवयुवक मंडल, है ना, 1932 में जैसलमेर में स्थापना करी थी माहेश्वरी नवयुग मंडल रघुनाथ सिंह ने। इसी के कारण इसको जेल में डाला गया था, और इसी कारण इन्होंने सागरमल गोपा ने किताब लिखी थी रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इनको 4 अप्रैल, कौन सी अप्रैल भाई, 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में, हम कहें कि केरोसिन का तेल डालकर, केरोसिन का तेल डालकर इनको यातनाएं दे देकर, हम कहें कि जैसलमेर राज्य ने इनको, हम कहें कि मौत के घाट उतार दिया। इनका संबंध जैसलमेर से था भाई। कहां से था, जैसलमेर से। अगला देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन। अब दो भाई जवाब। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है भाई, बिल्कुल ये तो आप लोगों को आ जाएगा। हम कहें कि भारत के चारों तरफ, भारत के चारों तरफ का मतलब ये है कि भारत के अंदर, है ना, बिल्कुल एकदम भारत की सीमा रेखा पर एक हाईवे बनाया जा रहा है ताकि भारत को जोड़ा जा सके। उसके लिए दोस्तों परिवहन, हम कहें कि इसका जो भारतमाला जो परियोजना है इसका संबंध किससे भाई, परिवहन से है। बिल्कुल हम कहें कि भारत के अंदर अंदर भारत के सीमावर्ती जो राज्य है उनमें एक, हम कहें कि एक मतलब एक परियोजना तैयार की जा रही है जो कि भारत को जोड़ने की, भारतमाला परियोजना। तो इसका संबंध किससे है भाई, परिवहन से। अगला देखो, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। हाँ भाई, ये तो आप लोगों को आ गया। ध्यान रखना भाई, हम कहेंगे 17 या 18 मार्च, 17 या 18 मार्च 1948, 17 या 18 मार्च 1948 को हम कहें कि मत्स्य संघ बना था। कौन सा संघ बना था भाई, मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ का जो नामकरण वो किसने किया था भाई, के एम मुंशी ने किया था। ये भी आप लोगों को परीक्षा में पूछा गया, के एम मुंशी ने इसका नामकरण किया था। और के एम मुंशी के नामकरण के आधार पर ही, है ना, हम कहें कि शंकरराव देव समिति की, है ना, स्थापना हुई थी। धौलपुर और करौली जो है ये, है ना, हम कहें कि यूपी में मिलना चाह रहे थे, है ना, तो कि इनको, है ना, इनको राजस्थान में मिलाने के लिए एक शंकरराव देव समिति का भी गठन किया गया, जिसमें के आर सिद्धावा और प्रभुदयाल उसके सदस्य भी थे। कमेंट बॉक्स में लिखो भाई ये जानकारी आप। इसमें किन रियासतों का, है ना, एकत्रित किया भाई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर कोई पूछे कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो कि 5वें चरण में 15 मई 1949। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी। कोई पूछे मत्स्य संघ कब बना था, 17-18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, 5वें चरण में 15 मई 1949। दोनों चीजें याद रहेगी। इसका नामकरण किसने किया भाई, के एम मुंशी ने किया, के एम मुंशी ने किया। अगला देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था भाई? जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव या फिर यशो वर्मा। हाँ भाई, ये सुजय सार संग्रह है। आप लोगों के एग्जाम में एक भी प्रश्न इस सुजय सार संग्रह के नोट से बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोगों को ऐप पर निःशुल्क रूप से जो टेस्ट सीरीज वो भी उपलब्ध करवाई गई है ना,
बहुत जल्द ही हम कहेंगे 10 नवंबर से पहले पहले आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी सामान्य ज्ञान का पोर्शन तैयार करने में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, तो कि आप लोगों को बस फटाफट फटाफट हम लोग मटेरियल देना चाह रहे हैं। लेकिन फटाफट का मतलब ये नहीं होता है ना, सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रामाणिक, सबसे गुणवत्तापूर्ण मटेरियल आप लोगों को बिल्कुल है ना नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखना भाई, कौन सा शासक था भाई? परमार्दी राव, है ना। हम कहें कि ये जो परमार्दी राव देव है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक। आप लोगों ने आला उदल का नाम सुना होगा ना, आला उदल। आला उदल जो है इसी के सेनापति थे, जो कि महोबा के युद्ध में शहीद हुए थे। महोबा का युद्ध, ये भी आप लोग को याद होगा भाई। महोबा का युद्ध हम कहें कि 1182 में हुआ था महोबा का युद्ध। और इसी महोबा के युद्ध में कौन शहीद हुए थे भाई? आला उदल, है ना। आला खंड के अंदर इनकी हम कहें कि इनकी वीरता का जो परिचय वो भी आला खंड जो एक किताब है उसमें दिया जाता है। और आला उदल परमादी राव देव के ही सेनापति थे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन कौन था भाई? परमादी राव देव। अगला देखो, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है भाई? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश, ब्रज। ये तो आप लोगों को आ जाएगा, है ना। सीपी सर ने रटवा दिया आप लोगों को। सीपी सर ने राजस्थानी भाषा और साहित्य तो रटवा दिया आप लोगों को। अगर कोई आपसे रात को 2 बजे भी नींद में कोई पूछे कि बताओ रे मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहोगे, तो आप नींद में भी कहोगे डिंगल। क्या कहोगे भाई? डिंगल। ये तो इतना आप लोगों ने रट लिया है ना। मैं मानता हूँ यार वास्तव में कि सीपी सर ने आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट पर काम किया जो आप लोगों को राजस्थान के अंदर, तो राजस्थानी भाषा साहित्य में किसी ने आपको इस प्रकार का मैटर नहीं दिया होगा। और जिन जिन लोगों की वो पहुंच में मैटर नहीं गया होगा, अभी तक वो बच्चे बेचारे वंचित घूम रहे होंगे, है ना, इधर उधर भटक रहे होंगे। क्योंकि राजस्थान की बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों ने भी वो वाला मैटर नहीं उठाया जहां से सीपी सर ने मैटर तैयार किया, है ना। आज भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग उन लोगों से तो आगे रहोगे, ये तो चीज बिल्कुल पक्की है। ठीक है, तो कि मारवाड़ी का साहित्य रूप क्या कहलाएगा भाई? डिंगल कहलाएगा। अगला देखो, सेठ राधा कृष्ण की हवेली निम्न में से किस स्थान पर स्थित है भाई? आमेर, सीकर, आभानेरी, झुंझुनू। सेठ राधा कृष्ण की हवेली, इंपोर्टेंट लगाना भाई इस हवेली के। सेठ राधा कृष्ण की हवेली, फटाफट भी जवाब देना आपको। बिल्कुल, क्या बात है यार, है ना। ऐसे जवाब दोगे तो क्या ही कहना फिर। बिल्कुल शानदार जवाब है भी, झुंझुनू। और झुंझुनू में भी कहाँ भाई? मुकुंदगढ़। कहाँ भाई? मुकुंदगढ़ के अंदर। कौन सी हवेली भाई? ध्यान रखना, सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंदर है ना। और अगर हम उससे कोई पूछे कि मैनसर की हवेली, सोने चांदी की हवेली, मैनसर झुंझुनू के अंदर। चलो भाई, अगला देखो, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक निम्न में से कौन है भाई? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है भाई? बताओ। रीमा दत्ता, नरोत्तम दास, रीमा हुजा, दशरथ शर्मा। अच्छा, अब बताओ भाई, उस दिन मैं एक किताब लेके आया था 24वें मॉडल पेपर में, है ना। उस किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी कई साथियों के कमेंट आए थे, है ना। रीमा हुजा, रीमा हुजा, रीमा, हाँ, है ना। फ्रॉम पर्दा टू पीपल, क्योंकि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी के ऊपर जो वो किताब है वो फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो वो रीमा हुजा ने लिखी। मेरे दोस्तों, रीमा दत्ता मत करना, रीमा हुजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रीमा हुजा। कोई हमसे पूछे नरोत्तम दास स्वामी, इन्होंने दोस्तों बाकी दासरी ख्यात का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। बाकी दासरी जो ख्यात है, बाकी दासरी ख्यात जो कि बाकीदास द्वारा रचित है, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1956 में किसने किया भाई? ध्यान रखना, नरोत्तम दास स्वामी ने। ठीक है भाई, दशरथ शर्मा की किताब कौन सी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी किताब है भाई? ध्यान रखना, दशरथ शर्मा। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ये जो जानकारी आपको जो लिखाई है, ये है ना, एक एक जानकारी आप लोगों के नोट्स में मिलनी चाहिए मुझे, है ना। आप लोगों के नोट्स में मिलनी चाहिए। आप लोग बस क्लास देख के भूल जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को बस चीजें लिखनी है, नोट्स में ऐड करनी है। अगर मैं कोई नई जानकारी बता रहा हूं तो आप लोगों को नोट्स में ऐड करते हुए चलना। अगला देखो भाई, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, आरपीसी के लेवल का सवाल है, लेकिन पूछा कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है भाई, चलो। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? ये है ना, दुर्गादास राठौड़, है ना। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। हम इन्हें राजस्थान का गेरीबोल्डी के नाम से प्रसिद्ध है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। दुर्गादास जिन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का अगला राजा बनाने के लिए औरंगजेब के साथ संघर्ष किया। ठीक है, 30 वर्षीय संघर्ष। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कि किसके दरबार में ले गया भाई? शिवाजी, साहूजी, संभाजी या पेशवा बालाजी, है ना, पेशवा बाजीराव। ये थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ी कर सकता है। कई साथियों के ऑप्शन ए भी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं, डी भी आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, लेकिन पूछा कर्मचारी चयन बोर्ड ने। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आप लोगों को है ना, शायद, है ना, जो आपके 2020 में जो 2020 बिस्कुट वाली जो किताब है ना, 2020 बिस्कुट वाली किताब में तो ये प्रश्न आपको शायद ही मिले, शायद ही मिले ऐसे प्रश्न।
लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। अपना कोई कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को ऐप पर कुछ अलग करवा रहा हूं, आपको कुछ अलग करवा रहा हूं। जो भी है, जो ये कंटेंट आपको यहाँ सबके साथ सबके सामने बिल्कुल, है ना, एकदम निःशुल्क रूप से साझा किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कुछ ऐप पे अलग चला रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को अलग दिया जा रहा है। सबसे गुणवत्तापूर्ण मटेरियल आप लोगों को दोस्तों निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस मैटर के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, मेरे पास दो तीन, है ना, दो तीन एक, है ना, जो पर्सनल फोन भी आए, जिसमें से उन्होंने ये भी कहा कि सर आप जो ये मैटर दे रहे हो ना, ये लोग बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ये मैटर नहीं दे रहे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले इस मैटर को पैसों में दे रहे हैं, और इसके लिए 10,000, 5,000, 15,000 रुपए के कोर्स ले रहे हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हमारा सीधा उद्देश्य है, दूर दराज गाँवों ढाणियों में जो बैठे हो हमारे जो प्यारे भाई बहन है, उनको भी उच्च गुणवत्तापूर्ण जो अभ्यास है वो बिल्कुल एकदम निःशुल्क रूप से हम लोग उपलब्ध करवा सकें। छोटे मोटे ये 30, 40, 50, 70 रुपए जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह के, या फिर हम कहें कि नोट्स वगैरह के ले रहे हैं, जिसमें भी टेस्ट सीरीज का आप लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा है, केवल नोट्स के लिए जा रहे हैं। वो भी वो भैया टाइप करते हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनको पालने के लिए कम से कम एक दो परिवार जो है वो कम से कम हमारी क्लासों से पल रहे हैं, तो ये बढ़िया है। बाकी दोस्तों, है ना, नौकरी में है सीपी सर वगैरह, तो अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसों के लिए सब चीज़ें नहीं की जा रही है। इसका जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम कहें कि, है ना, हम कहें कि कट ऑफ के पार पहुंचाने के लिए, आप लोगों के माता पिता के सपने को पूरा कराने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। और इस मुहिम में आप लोगों को जुड़ना है मेरे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखना। संभाजी, हाँ भाई, छत्रपति महाराज शिवाजी के पुत्र है संभाजी, और संभाजी की को, है ना, संभाजी के दरबार में जो कोंकण कौन लेके गया भाई? दुर्गादास का, जो हम कहें कि दुर्गादास जो है ये औरंगजेब का जो बागी पुत्र था अकबर, उसको लेके गया। ठीक है भाई, बिल्कुल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है भाई? चामुंडा माता मंदिर, सतबिस देवरी, समितेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। हाँ भाई, बिल्कुल, ये तो आप लोगों को आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना भाई, ये जो तुलजा भवानी माता का मंदिर है ना, ये छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी है। ध्यान रखना भाई, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी भाई कौन है भाई? तुलजा भवानी माता का मंदिर। आप लोग कभी अगर चित्तौड़गढ़ किले में जाओगे, आप लोग अगर कभी चित्तौड़गढ़ किले में जाओ, तो रामपुल जैसे आपने क्रॉस करी ऊपर की साइड चढ़े, आपको तुलजा भवानी माता का मंदिर मिलेगा, है ना। तो कि हम कहें कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे, और इनकी कुलदेवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में। 27 देवरी मेरे दोस्तों, 27 देवरियां, 27 जैन संप्रदाय की देवरियां बनी हुई है, ये भी ध्यान रखना। समितेश्वर मंदिर, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, समितेश्वर मंदिर इंपोर्टेंट है, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं, जिसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। परमार राजा भोज ने बनाया था, लेकिन महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, और महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो कि चामुंडा माता का मंदिर जो है ये मेहरानगढ़ किले में, कौन से किले में भाई? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, उसमें हम कहें कि राव जोधा ने ये दुर्ग निर्माण के समय चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया था। हाँ, 30 सितंबर 2008 को इसी मंदिर में भगदड़ मची थी, और जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। अगला देखो, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्रित बनाए? ठीक है, मतलब हम कहें कि उस्ता कला हम जानते हैं बीकानेर की प्रसिद्ध है, और बीकानेर की किस शासक के समय उस्ता कला के जो चित्रकार है, इन्होंने हिंदू कथाओं के आधार पर चित्र बनाए? कर्ण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह, लूणकरण। इसका जवाब दो भाई, है ना, इसका जवाब दो आप लोग फटाफट। बिल्कुल, है ना, शानदार जवाब आ रहे हैं भाई। ये जो बिल्कुल एकदम सही जवाब जो सी अनूप सिंह जी कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बहुत दमदार है भाई, बहुत दमदार वाली तैयारी। आप लोग तो कट ऑफ के पार उस, है ना, उस तरफ हो। बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत आप लोगों के बस इसी तरीके से धार देते हुए चलना है, और आप लोगों को रोज निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास से मत चूकना मेरे दोस्तों, अभ्यास ही सफलता की कुंजी। बिल्कुल शानदार भाई, अनूप सिंह जी कौन है भाई? अनूप सिंह जी। अगला देखो, अगला सवाल हमसे क्या करा है? आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 94 तक किस प्रांत के सूबेदार थे भाई? काबुल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। ये बताओ आप लोग। आमेर के राजा मान सिंह जी, आमेर के राजा मान सिंह जी जो थे, ये 1587 से लेकर 1594 तक कहाँ के सूबेदार थे भाई? ये बता दो आप लोग। बिल्कुल, है ना यार, क्या बात है, ऐसे जवाब दोगे तो मजा आ जाएगा भाई। कहाँ के थे भाई? बिहार के थे। कहाँ के थे भाई? बिहार। याद रखना आप लोगों को, बिहार ध्यान रखना। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताऊं भाई, ध्यान रखना, है ना। कबूतर बिहार से उड़कर कहाँ गया भाई? बंगाल गया। ध्यान रखना, कबूतर कहाँ से उड़ा भाई? बिहार से उड़ा। यानी दो चीजें आपको क्या ध्यान रखना भाई? काबुल, कबूतर बिहार से उड़कर, बिहार से उड़कर, बिहार से उड़कर कहाँ गया भाई? बंगाल गया।
कबूतर बिहार से उड़कर कहाँ गया भाई? बंगाल। काबुल का गवर्नर इनको बनाया था 1587 के अंदर। कब बनाया था भाई? 1587 के अंदर। याद रहेगा भाई, 1587 के अंदर। ठीक। उसके बाद बिहार 1587 के अंदर, 1587 के अंदर इन्होंने उड़ीसा विजय करी थी 1592 के अंदर। और है ना 1594 में ये बंगाल के गवर्नर थे। कहाँ के थे भाई? बंगाल के। तो ये कबूतर बिहार से उड़कर कहाँ गया भाई? हमारे कबूतर बिहार से उड़कर बंगाल पहुंचा। और कबूतर किसने भेजा था? मान सिंह जी ने भेजा था। मान सिंह जी 3 प्रांतों के उनको गवर्नर बनाया हुआ था। कहाँ कहाँ का भाई? काबुल का, बिहार का और बंगाल का, है ना। और यहाँ इन्होंने 1592 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, 1587 तक से 94 तक कहाँ के थे ये? बिहार के थे। उसके बाद उनको बंगाल पहुंचा दिया गया। भाद्रपद माह में सबसे अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऊब, छठ, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, है ना, बच बारस। ये चारों जो त्योहार है ये भाद्रपद महीने में मनाए जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि भाद्रपद महीने के जो चारों त्योहार है इनमें से सबसे अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कई साथियों का कमेंट आया था कि सर कूट वाले प्रश्न लाओ। दोस्तों यहाँ पे कूट वाले प्रश्न आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे में कूट लाऊंगा तो इधर थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं हो पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कूट वाले प्रश्नों को लाने की, लेकिन आपको एप्लीकेशन में जरूर कूट वाले प्रश्न मिल जाएंगे। ऐप में जब ये टेस्ट में डालूंगा तो आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा कुछ सुधार के साथ प्रश्न मिलेंगे। कूट वाले प्रश्न आप लोगों के जितने भी तरीके के जो डाउट आते हैं वो, है ना, मतलब आप लोग जितने भी तरीके की क्रिएटिविटी आते हो वो आपको ऐप में मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल ऐसे 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 इस टाइप के प्रश्न नहीं मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों को और अच्छे तरीके से संशोधित करके आप लोगों को ऐप में अपलोड करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ऊब छठ मनाते हैं हम भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, है ना, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। मैं दोस्तों ध्यान रखना, मैं आगे भाद्रपद नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि चारों त्योहार भाद्रपद में आते हैं। ठीक है भाई, बच बारस आती है हमारे कृष्ण द्वादशी, द्वादशी मतलब 12 को। ऋषि पंचमी आती है हमारे शुक्ल पंचमी। शुक्ल पंचमी को कौन सी पंचमी आती है? ऋषि पंचमी। और राधा अष्टमी आती है हमारे शुक्ल अष्टमी, शुक्ल अष्टमी। तो कि अब बताओ भाई कौन सा त्योहार सबसे पहले हो गया? सबसे पहले ऊब छठ हो गया, सबसे बाद में कौन सा हो गया भाई? राधा अष्टमी। कौन सा भाई? राधा अष्टमी। दोस्तों आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का एक गाना सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण अक्सर उनके मैया से कहते थे कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना, कहते थे। तो कि उनकी मम्मी ने उनको क्या कहा कि बेटा तू कब हुआ? तू हुआ कृष्ण अष्टमी को। और राधा कब हुई भाई? शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण का मतलब होता काला, शुक्ल का मतलब होता गोरा। तो भाई जब तुम्हारा पखवाड़ा ही तेरा, तू काले पखवाड़े में हुआ, राधा गोरे पखवाड़े में हुई, शुक्ल पखवाड़े में हुई, ऑब्वियस सी बात है उनको उनको इसका उत्तर तो यही मिल गया भाई। कृष्ण भगवान के काले रंग का मतलब क्या है? कृष्ण अष्टमी। और है ना, राधा मैया गोरी थी तो उनका क्या था भाई? राधा अष्टमी। हम कहेंगे शुक्ल अष्टमी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और हम कहेंगे राधा अष्टमी का मेला, हम कहेंगे निम्बार्क संप्रदाय का जो, हम कहेंगे यहाँ जो मुख्य पीठ मानी जाती है, कहाँ भाई? सलेमाबाद किशनगढ़। तो ये राधा अष्टमी को उनका मेला लगता है या फिर इनका प्रमुख जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगला देखो भाई, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। फटाफट से जवाब दो भाई। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, आप लोगों को बस फटाफट से जवाब देते हुए चलना है। मैंने आप लोगों को एक दिन तो बताए थे केंद्रीय ऊन विकास विश्लेषण और, है ना, प्रशिक्षण बताए थे। ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि ऊन का विकास कहाँ होता है, विश्लेषण कहाँ होता है और प्रशिक्षण कहाँ होता है। तीनों चीजें एक साथ बताई थी मैंने। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ भाई? जोधपुर के अंदर है। कहाँ भाई? जोधपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ऊन विकास बोर्ड कहाँ है भाई? जोधपुर के अंदर है। हाँ भाई, जोधपुर। और कब स्थापित हुआ भाई? 1987। ऊन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 1987। कोई पूछे कि विश्लेषण कहाँ होता है भाई? बीकानेर के अंदर होता है ऊन विश्लेषण, बीकानेर के अंदर। कोई पूछे कि प्रशिक्षण कहाँ होता है भाई? जयपुर के अंदर। प्रशिक्षण कहाँ होता है भाई? जयपुर के अंदर। ये चीजें, ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उनका विकास जोधपुर में होता है, विश्लेषण बीकानेर में होता है और प्रशिक्षण जयपुर के अंदर दिया जाता है। अगला देखो, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसका है? शांता त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी कावरा, कमला स्वाधीन। अगर किसी मेरे साथी ने 24 नंबर मॉडल पेपर, ये तो 25वां है, 24 नंबर मॉडल पेपर वाली अगर मेरी क्लास देखी हो, उस क्लास में मैंने करवाया था कि हम कहें कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 उदयपुर में किसने करी थी भाई? शांता त्रिवेदी ने करी थी। कौन सा परिषद भाई? राजस्थान महिला परिषद। और उस दिन मैंने 24 वाली क्लास में भी आपको बताया था कि शांता त्रिवेदी ने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, है ना। तो उस दिन मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, है ना। इन्होंने
47 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करी, और इन्हीं का कथन है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है भाई, दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, दोनों चीजें परीक्षा में पूछी गई। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है भाई? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। फटाफट बताओ भाई, ओजियाना। फटाफट से जवाब दो भाई। गलत नहीं करना आप लोगों को, बस जवाब देना है। ओजियाना जो जो सभ्यता है ये कहाँ है भाई? बिल्कुल है ना, हम कहेंगे व्हाइट बुल, हम कहेंगे सफेद बेल पर मृण मूर्तियां, है ना, सफेद बेल पर मृण मूर्तियों के जो चित्र पाए गए थे वो कहाँ? इसी ओजियाना सभ्यता से पाए गए थे। और ये कहाँ भाई? भीलवाड़ा के अंदर है। क्या रखना भाई? भीलवाड़ा के अंदर एक तो बागोर सभ्यता है कोठाई नदी किनारे पर, और एक ओजियाना सभ्यता है। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, सफेद बेल के कारण इसे व्हाइट बुल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद बेल पर मृण मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध रहा ये ओजियाना स्थल, और ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंदर। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है? राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अंतर प्रवाह शुष्क क्षेत्र, उपाद्र दक्षिणी मैदान, आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आद्र दक्षिणी मैदान। दोस्तों एक दिन अभी शायद 22वें 23वें मॉडल पेपर में हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, और आप लोगों का जवाब आया था सर अति शुष्क आंशिक सिंचित, है ना, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित सबसे बड़ा है, जिसे हमने नाम दिया था 1C। क्या नाम दिया था भाई? 1C सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोई पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का, है ना, आद्र दक्षिणी मैदानी, जिसे हम क्या नाम देंगे? 4B। क्या नाम देंगे भाई? 4B। तो कि सबसे बड़ा कौन सा है? 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित। सबसे छोटा कौन सा है? आद्र दक्षिणी मैदानी 4B। याद रहेगा भाई। और अभी हमारे एक प्रश्न आया था किन्नू की पैदावार कहां होती है? 1B के अंदर। चलो भाई अगला सवाल क्या करा हमसे? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, 1962, 1964, 1966। कई मेरे साथियों का अभी 2-3 दिन पहले वाली क्लास में कमेंट आया कि सर आप परिवहन के टॉपिक क्यों नहीं ला रहे हो, है ना, परिवहन के क्वेश्चन आप ऐड ही नहीं कर रहे हो। दोस्तों कभी कभार प्रश्न रह जाते हैं, ऐड नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टॉपिक भूल रहा हूँ, क्योंकि 40 प्रश्नों में राजस्थान जीके, जिसमें कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और राजव्यवस्था को समाहित करना, आप ही बताओ इनके टोटल मिला के 50, 55, 60 के आसपास टॉपिक होते हैं। अब इतने टॉपिकों को मैं 40-45 क्वेश्चन में तो कैसे कवर करूंगा, क्योंकि कभी कोई प्रश्न हो जाता है, कभी नहीं होता है। आज देखो आप परिवहन के आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, एक तो भारतमाला परियोजना वाला मिल गया, एक स्वर्णिम चतुर्भुज वाला मिल गया, और तीसरा RSRTC का मिल गया। हाँ, लेकिन इनके चक्कर में कोई प्रश्न ऐसा होगा जो दब गया होगा बेचारा, क्योंकि तो इसी तरीके से ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों को डेली 5 बजे अगर वाली क्लास में मेरे साथ अगर जुड़ के रहोगे, मैं कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों से लोगों को 2 नहीं 5 नहीं बल्कि 10 कदम आगे रखने की गारंटी गुरुदेव क्लासेस की टीम लेती है, आपका भाई अतुल पारिक लेता भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई। 1 अक्टूबर 1964, कब भाई? 1 अक्टूबर 1964 को किसकी स्थापना हुई थी भाई? RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। याद रहेगा भाई। चलो अगला सवाल क्या करा? खनिज तथा खनन क्षेत्र जो सही सुमेलित नहीं है भाई। तीसरा जस्ता बलारिया, लोहा मोरिजा बानोल, गारनेट नाथ की नेरी, या पत्थर देवपुरा। ऐसे प्रश्न आप लोगों को डापा चूक कर सकते हैं भाई। हाँ, है ना, हो जाते हैं डापा चूक, क्योंकि देखो ऐसे ये जो खनन वाले क्षेत्र है याद भी नहीं होते, और अगर किसी के पास हरिमोहन सक्सेना की किताब हो उसमें तो बिल्कुल कचरा कर रखा है। हरिमोहन सक्सेना ने तो खनिज बिल्कुल सबसे 3rd क्लास क्वालिटी से तैयार किए गए हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदी ग्रंथ अकादमी पे धूल है बिल्कुल की, है ना, उन्होंने खनिज वाले ये जो टॉपिक है इसमें बिल्कुल कचरा कर रखा है। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन बहुत जल्द आप लोगों के लिए हाजिर होने वाला है मेरे साथियों। बहुत जल्द बिल्कुल आप लोगों को एक शानदार कंटेंट के साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी किताब आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी के लिए द बेस्ट, वन एंड ओनली द बेस्ट किताब आप लोगों के लिए जल्दी उपलब्ध करवाई जा रही है। 5 नवंबर से पहले पहले बाजार में उपलब्ध हो जाएगी भाई। ठीक है, देखो भाई ये जो नाथ की नेरी है, नाथ की नेरी गार्नेट के लिए नहीं भाई, नाथ की नेरी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? अभ्रक। हम इसी अभ्रक को क्या कहते हैं भाई? माइका। ध्यान रखना, अभ्रक सिटी कौन सी है भाई? भीलवाड़ा है, और अभ्रक में ये नाथ की नेरी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखना भाई, गार्नेट के लिए नहीं है, गार्नेट तो हमें कहेगी ग्रेनाइट है ना, हम ये जो गार्नेट, ये बताओ भाई गार्नेट कहाँ है भाई? राजमहल, सरवाड़, ये माइन से गार्नेट की। नाथ की रहने के लिए अबलक है ना, बाकी सब ये सुमेलित है, आप लोग देख लेना, अगर किसी के नोट्स में ऐड नहीं हो तो ऐड कर लेना। अगला सवाल देखो भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, आ गए हमारे करंट अफेयर्स के सवाल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना जेके लोन अस्पताल में की गई, ये किस जिले में भाई? उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। चलो भाई बताओ।
अभी चर्चा में रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना जेके लोन हो है ना, जेके लोन हॉस्पिटल में की जाएगी। और ये जेके लोन हॉस्पिटल कहाँ है भाई, कौन से जिले में? ये तुक्का लगा लो आप लोग बस, है ना, जयपुर का तुक्का लगाओगे तुक्का सही हो जाएगा। हाँ भाई, तुक्का लगाओगे जयपुर का तुक्का एकदम सही हो जाएगा। अभी कहाँ भाई, जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दोस्तों आप लोगों को ज्यादातर चीजें तो इसी सूर्य सार संग्रह के नोट्स में कवर हो जाएगी, है ना। इस इस टाइप के जो प्रश्न है मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को और कोई नहीं करवाएगा, लेकिन आप लोगों को सूर्य सार संग्रह के नोट्स में और यहाँ पर यूट्यूब पे निःशुल्क रूप से आप लोगों के लिए मैं दमदार वाले प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो सीधा यूं के यूं आप लोगों को परीक्षा में टपकेंगे। अगला देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? यानी 4 खिलाड़ी दिए गए हैं, चारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित नहीं है, बाकी 3 है भाई। देखो, श्री सागरमल दायल, बजरंग लाल ताखर, सुश्री भुवनेश्वर कुमारी, श्री देवेंद्र कुमार जाजरिया। पद्मश्री से सम्मानित नहीं है भाई। 4 खिलाड़ियों में से 3 पद्मश्री से सम्मानित है, 1 नहीं है। इसका जवाब दे दोगे तो मैं आप लोगों को मान जाऊंगा भाई, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी आप लोगों की शानदार है, क्योंकि आप लोगों के खेल और खिलाड़ी विशेष रूप से मेंशन किया हुआ है। हाँ भाई, बिल्कुल जो मेरे साथी ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों की तैयारी शानदार वाली है भाई। ध्यान रखना, सागरमल दायल कौन है भाई? सागरमल दायल जो है दोस्तों, इनको पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया, है ना। बाकी है ना, बजरंग लाल ताखर, भुवनेश्वर कुमारी और देवेंद्र जाजरिया, इनको हम कहें कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि सागरमल दायल का पद्मश्री से कोई लेना देना नहीं। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, किस अभयारण्य में राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा भाई? हाँ भाई, छाप लेना, ये देखो भाई, लिख देना, छपेगा, छपेगा, छाप लेना कि राजस्थान का पहला अभयारण्य जिसमें पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा भाई। मरु राष्ट्रीय उद्यान, बंद बरेठा अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, माचिया सफारी जैविक पार्क। हाँ भाई, माचिया सफारी पार्क। अब बताओ भाई, जवाब दो इसका, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य जिसमें पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, क्या बात है ना। कोई साथी बी की तरफ जा रहे हैं, कोई सी की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर साथी बी सी कर रहे हैं। ध्यान रखना भी, सज्जनगढ़ अभयारण्य, है ना, सज्जनगढ़ जो कि राजस्थान का पहला है ना बायोलॉजिकल पार्क भी है, और इसी सज्जनगढ़ अभयारण्य में राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जा रहा है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या करें हमसे, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। आप लोगों को दोस्तों डेली रोजाना योजनाओं का प्रश्न आ रहा है, रोजाना योजनाओं का प्रश्न आ रहा है, और रोजाना योजनाओं के प्रश्नों में से आप लोगों को वो शानदार तरीके से कोई ना कोई जानकारी है ना प्रश्नों के माध्यम से दी जा रही है। ये जानकारी अगर कहीं ऐड नहीं हो तो ऐड जरूर कर लेना आप लोग। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 100% स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 15 लाख। मुख्यमंत्री आयुष्मान ग्राम पंचायत योजना, है ना, इसमें अगर कोई ग्राम पंचायत हो जो 100% स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल कर ले, तो उसको कितनी राशि दी जाती है भाई? हाँ भाई, ध्यान रखना, 11 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 11 लाख। जो साथी 1, 5, 15 कर रहे हैं वो बिल्कुल कोई बात नहीं, मोए मोए यहाँ करा लो, परीक्षा में नहीं कराना है ना। जितना मोए मोए यहाँ करा सको यहाँ करा लो मेरे साथियों, परीक्षा में, है ना, दूसरे आपका मुंह देखेंगे कि ये कर क्या रहा है ना। दूसरे आपके आसपास जो बैठे होंगे ना, वो आपका मुंह देखेंगे, ये यार ये कर क्या रहा है, ये तो सिलेक्शन लेके मानेगा। हाँ भाई, फिर आप उसको कहना कि भाई मैं गुरुदेव क्लासेस की टीम से जुड़ा हुआ था, इस वजह से मैं मोई मोई नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो। ठीक है भाई, ध्यान रखना, 11 लाख रुपए। चलो अगला सवाल देखो, देश की पहली काऊ सफारी, काऊ का मतलब क्या होता है भाई? गाय। एक तो हमने देखा था 24 नंबर वाली मॉडल पेपर वाली क्लास में देखा था कि देश का, हम कहें कि राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य, है ना, नापासर बीकानेर के अंदर देखा था। देश का, हमारे राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में बन रहा है। और देश की पहली काऊ सफारी, है ना, हिंगोनिया गौशाला में शुरू की जाएगी, है ना। ये कहाँ स्थित है भाई? हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, बांसवाड़ा। अगर किसी को ये भी पता है कि हिंगोनिया गौशाला कहाँ है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी, लगभग वर्तमान में सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है हिंगोनिया गौशाला, क्योंकि यहाँ देश की पहली काऊ सफारी का आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ भाई? जयपुर के अंदर है। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का, जयपुर के अंदर है। जेके लोन हॉस्पिटल भी जयपुर के अंदर है, और देश की पहली काऊ सफारी, ये जो हिंगोनिया गौशाला, ये भी कहाँ भाई? जयपुर के अंदर है। देखो भाई, अगला सवाल हमारा, पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के कुल 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ खिलाड़ी ही पदक जीत पाए। 1, 2, 3, 5। इसका है ना, इसका जवाब आराम से सोच के दो दोस्तों। इसका इसका जो जवाब है आप लोगों को आराम से सोच के देना है, लेकिन आप लोगों को इसका जवाब बहुत अच्छे से देना है, बहुत सिस्टमेटिक जवाब देना है, क्योंकि इस सवाल में अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तो आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, है ना। गलत कर दिया तो आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को सीधा सीधा से यहाँ से सवाल बनेगा,
हाँ भाई, सीधा सीधा सा अपने यहाँ से सवाल बनेगा, क्योंकि पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, रीट 21-22 में टोक्यो से भर भर के सवाल पूछे थे, भर भर के। तो ये पेरिस पहला ओलंपिक 2024 में हुआ था, और हमारे वहां से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। पेरिस पैरा हम कहें कि पेरिस ओलंपिक में तो राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, एक माहेश्वरी चौहान, एक अनंतजीत सिंह नरूका, और दोनों ने कोई पदक नहीं जीता। पेरिस ओलंपिक में 2 खिलाड़ी, माहेश्वरी चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका। लेकिन पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन केवल 3 खिलाड़ी पदक जीत पाए। कितने खिलाड़ी भाई? केवल 3 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी कौन कौन है भाई, बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। एक तो हमारे अवनी लेखरा, एक तो हमारे अवनी लेखरा, ठीक है। इन्होंने कौन सा, हम कहेंगे इनका इनका संबंध किससे है भाई? शूटिंग से है, शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल। और ध्यान रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता भाई? गोल्ड मेडल। एक हमारे कौन है भाई? मोना अग्रवाल। कौन सी अग्रवाल भाई? मोना अग्रवाल। और मोना अग्रवाल का भी संबंध किससे है भाई? शूटिंग से। मोना अग्रवाल का संबंध भी किससे भाई? शूटिंग से। इन्होंने जीता ब्रोंज मेडल। कौन सा भाई? ब्रोंज, कांस्य पदक जीता। हाँ भाई, मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। एक कौन है भाई? हमारे सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, इनका भी ध्यान रखना। 3 खिलाड़ी ने पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर, इनका संबंध किससे है भाई? ये हमारे जेवलियन थ्रो, भाला फेंकते हैं, ध्यान रखना। क्या फेंकते हैं ये? भाला, जेवलियन थ्रो। और सुंदर सिंह ने भी कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक। यानी राजस्थान के केवल केवल एक खिलाड़ी है अवनी लेखरा, जिसने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। बाकी मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह ने ब्रोंज या कांस्य पदक जीता है। याद रहेगा भाई? चलो, और एक चीज ध्यान रखना भाई, मोना अग्रवाल को 2024 के अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मोना अग्रवाल 2024 का अर्जुन पुरस्कार, याद रहेगा भाई। और 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिव्य कृति सिंह राठौड़ घुड़सवारी ड्रेसेस के अंदर। ठीक है भाई, क्योंकि राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हम कहें कि पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के 2 खिलाड़ी ने भाग लिया, माहेश्वरी चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका, दोनों ने कोई पदक नहीं जीता। लेकिन पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 3 ने पदक जीता। एक अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर, एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। चलो भाई, ऐसी जानकारियां अगर, है ना, ऐसी जानकारियां अगर आपको मिल जाए तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई? सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन छीन लेंगे, सिलेक्शन छीन लेंगे भाई, ध्यान रखना आप लोगों को। चलो अगला, आज का अंतिम सवाल है। बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी बीकानेर के देशनोक में पधारे थे हमारे मोदी जी, और मोदी जी ने, है ना, हम कहें कि बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें से राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल है? 3, 5, 8, 10। क्या बात है ना? कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना भाई, है ना। सबसे पहले, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भी? गुरुदीप क्लासेस पे। क्लासों से संबंधित अपडेट कहाँ मिलेगी भी? इस पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जुड़ जाना है। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का, 8। कितने भाई? पूरे देश में तो 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे राजस्थान के 8 शामिल है। 8 का नाम ध्यान रखो, नहीं रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना भाई, राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल है भाई? 8 स्टेशन शामिल है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के हमारे 50 प्रश्नों की जो सीरीज है वो यहाँ पूरी होती है। आज हमारा 25वां मॉडल पेपर पूरा हो चुका है। आज हम कहें कि सिल्वर जुबली हम मना सकते हैं कि 25 जो प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। इस बार आईफा अवार्ड का भी 25वां जो उत्सव है, उस हम कहें कि 8-9 मार्च को हमारे राजस्थान में मनाया गया था, जयपुर के अंदर। और हमारे भी आज 25 मॉडल पेपर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां हो दोस्तों, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया इन मॉडल पेपरों को, और आपके इस प्यार के भरोसे हमारे 25 मॉडल पेपर पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग रोजाना 5 बजे आप लोगों के लिए 15 जनवरी तक नॉन स्टॉप 50 दमदार वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लाते रहेंगे। तब तक दोस्तों आप लोगों को गुरुदेव क्लासेस के साथ बने रहना है, क्योंकि अब की बार कट ऑफ के पार आप लोगों के माता पिता के सपनों को पूरा कराने के लिए आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी है, और गुरुदेव क्लासेस की टीम आप लोगों के लिए मेहनत करनी है ना, कर रही है। तो आप लोगों को दुगनी मेहनत के साथ में लग जाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और क्लास खत्म, ये लाइव कमेंट तो क्या गायब हो जाते हैं, आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना है, और ताकि यूट्यूब जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लास को प्रमोट करे। आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो कम से कम कमेंट तो कर सकते हैं। एक दिन एक कमेंट आया था कि सर हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है ना, कोई दोस्त भाई बहन ही नहीं है, तो हम किसको शेयर करें? तो भाई आप लोग कमेंट कर दो, है ना। अगर कोई दोस्त वोस्त नहीं है तो कमेंट कर दो, ये यूट्यूब खुद अपने आप शेयर कर देगा।
ठीक है भाई। लेकिन आप लोगों ने वास्तव में दोस्तों मॉडल पेपर वाली क्लास को बहुत प्यार दिया है, और अभी जो हमारी जो सीपी सर और विजय सर के जो मॉडल पेपर आ रहे हैं उसको भी आप लोगों का बिल्कुल सराहनीय प्यार मिल रहा है। आप लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, है ना। और हमारे 135 के जो हम कहें कि जो सब्सक्राइबर है वो भी पूरे हो चुके हैं। आप लोगों के प्यार की बदौलत दोस्तों ये परिवार जो है इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, लेकिन आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो विश्वास है ये बिल्कुल अतुलनीय है। और इसी तरीके से मिलते हैं दोस्तों कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहेगा, अपनी तैयारी को धार लगाते रहेगा और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद।